हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो एसएससी के एग्ज़ाम की चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। नया नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जामिनेशन होने ही वाला है। और पिछले एग्जाम्स को अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस रहे थे, जिसमें प्रीएम्बल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। तो आज उसी चैप्टर को हम लोग पूरा स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है हमारे लिए सीखने को। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट एनी डिले। आज के सेशन में हमारा जो बेसिक फोकस होने वाला है वो प्रीएम्बल की हिस्ट्री से शुरू करेंगे हम लोग कि बेसिकली प्रीएम्बल आया कैसे, क्या था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके सारे कंपोनेंट्स और कंपोनेंट से जुड़े हुए कीवर्ड्स। प्रीएम्बल लाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत को कैसा बनाना चाहते थे हमारे संविधान बनाने वाले, और उनके साथ साथ क्या रही आगे की चर्चाएं जो बहुत ज़्यादा गर्म रही जब प्रीएम्बल का जिक्र हुआ। चाहे वो बेरुबरी यूनियन केस हो, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो, तो उन पर भी हम ध्यान देंगे। और अंत में हमारे 10 MCQ पढ़ते हुए हम लोग रिविजन करेंगे। तो ये रहेगा हमारा आज की क्लास का पूरा एक फ्लो चार्ट। अब इस पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है ऋषभ पांडे और 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट इन GK GS एंड करंट अफेयर्स, और क्वालिफाई किए हैं वेरियस एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों को गाइड करते समय कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो चलते हैं आज के इस सेशन में और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो दिन होता है 13 दिसंबर 1946। ये 13 दिसंबर 1946 का दिन असल में थर्ड सेशन था, यानी कि तीसरा सेशन था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का। संविधान सभा के इस तीसरे सत्र की अगर हम बात करें तो इससे पहले हुए 2 सत्र में, यानी कि 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर, जो 2-2 दिन के अंतराल पे पड़े थे, क्या हुआ था वो भी जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। 9 दिसंबर को पहली बार संविधान सभा के लोग आकर मिलते हैं, जिसमें महज 211 लोग मौजूद होते हैं। और ये लोग एक फ्रेंच प्रैक्टिस यानी कि फ्रांसीसी प्रणाली से, जिसमें हम लोग सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, इस प्रणाली से एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बना देते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। SS लिखा है, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद जब 11 तारीख को वापस से मीटिंग होती है तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर पोलिंग करवाते हैं, यानी कि वोटिंग करवाते हैं, और वोटिंग के बाद राजेंद्र प्रसाद चुन लिए जाते हैं अध्यक्ष। तो अब देखो हमारे पास एक परमानेंट अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे 11 तारीख को। मसला था संविधान बनाने के लिए अब क्या करना है। तो संविधान बनाने के लिए लोगों के पास कुछ होना चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए कि भैया हम अपने संविधान में ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे। जैसे आप कोई चीज़ अगर हम कहें कि भैया प्लानिंग करना शुरू करो कि उस दिन हमें क्या क्या करना है, तो कहोगे सर होना क्या क्या है, मतलब ये तो बताइए, पॉइंटर्स तो बताइए। हम लोग लंच होगा, डिनर होगा, गेम्स होंगे, प्रैक्टिस होगी, पढ़ाई होगी, क्या होगा, तो कुछ पॉइंटर्स चाहिए। तो ऐसे पॉइंटर्स के लिए उस समय हमारे सामने आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो आते हैं 13 तारीख को एक बढ़िया सा फॉर्मेट लेकर। उस फॉर्मेट का नाम देते हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वो ला कर रखते हैं 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने, और कहते हैं देखिए ये सारे पॉइंटर्स हैं जिनके बेसिस पर हमको अपना संविधान बनाना है, ताकि हम देश के हर एक व्यक्ति की बात कर सके, ना तो उनमें किसी भी तरीके के जाति भेद हो, लिंग भेद हो, धर्म आधारित भेद हो, भाषा आधारित भेद हो, यहाँ तक कि ओरिजिन आधारित भेद भी ना हो। तो सब के लिए हमको नियम कानून बनाने हैं, ऐसा संविधान हमको बनाना है, ये पॉइंटर्स है, इनको फॉलो करना है। अब इनके 13 तारीख को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पेश करने के बाद इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर चर्चाएं हुई, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जाके पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। अब 22 जनवरी 1947 को जब ये रेजोल्यूशन पास हो गया, तब इस रेजोल्यूशन को लेकर हमारा संविधान निर्माण शुरू कर दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू हो गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर ये पास करवा रहे हैं क्या, उद्देशिका यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये उद्देशिका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हो जाता है तो इसके बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है कि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसके बाद 15 आर्टिकल यानी कि 15 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात बता दूं बार बार कि ये सब को अभी लिखने के बाद रिवाइज भी कर लेना, ठीक है।
तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, 15 आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स यानी कि पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया जाता है। एक सवाल आता है कि सर 26 नवंबर को बन गया था तो पूरा इन्फोर्स 26 जनवरी को क्यों किया गया? 1930 में हमने सबसे पहली बार ये स्वराज दिवस की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 1929 में जो लाहौर में सेशन हुआ था रवि नदी के किनारे, वहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा करते हुए अगले साल 26 जनवरी 1930 को ये दिवस मनाया था। तो आज़ादी हमको 15 तारीख को मिल गई थी, 15 अगस्त को ये हुआ कि ये दिन बर्बाद जा रहा है, तो ये दिन बर्बाद ना जाए इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने लागू करके रिपब्लिक डे घोषित कर दिया। खैर वो तो अलग किस्सा है, लेकिन अब वापस आ जाते प्रियम्बल पर। तो प्रियम्बल में हुआ क्या कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लोगों को लगा कि अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो हो गया बेकार, मतलब अब इसके क्या करें, क्योंकि हमें जो बनाना था संविधान वो तो बन के तैयार हो गया, इसका क्या किया जाए। तो कई राय मशवरा आने के बाद कहा गया कि भैया देखो इसी के आधार पे तो हमने संविधान बनाया है, इसको ऐसे ही जाने देना गलत होगा, क्यों ना इसको हम एक अलग रूप देकर अपने संविधान का प्रीफेस बना ले। तो कई लोगों का मानना है कि ये असल में जो प्रियम्बल है वो हमारा प्रीफेस है। अब ऐसे में चर्चाएं गर्म हो जाती हैं कि प्रीफेस क्या है। देखो प्रीफेस क्या होता है, जब आप कोई किताब पढ़ने चलते हो तो उस किताब का सार, कई लोग कहते हैं कि प्रीफेस होता है किताब का सार। तो इसी तरह संविधान बनाने वालों ने कहा कि संविधान का सार हम प्रियम्बल के तौर पर रख देते हैं, तो प्रियम्बल को संविधान का सार माना गया। लेकिन ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि N.A. पलखीवाला साहब, यहाँ पर आपको इनकी फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये है N.A. पलखीवाला साहब। इन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहा इन्होंने? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा तो रीज़न रहा होगा क्योंकि भैया ज्यूरिस्ट है, यानी कि लॉ के ज्ञाता है। अब लॉ के ज्ञाता होने की वजह से इन्होंने कहा देखिए पहले तो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने जाकर प्रियम्बल को अपनाया, यानी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, भले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है लेकिन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद है। तो N.A. पलखीवाला साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से उस किताब की एक आइडेंटिटी बन गई। वो आइडेंटिटी क्या थी कि ये किताब हमारे देश की लॉ की सबसे बड़ी किताब है और हमारा देश जो चलेगा इसी किताब के हिसाब से चलेगा। और फिर इस आइडेंटिटी को दिखाने के लिए हमने आगे लगा दिया एक आइडेंटिटी कार्ड प्रियम्बल के नाम का। अगर आप इसको बड़े आम तौर पे पढ़ेंगे और प्रियम्बल को देखेंगे तो आपको संविधान का पूरा सार इसमें दिख जाएगा, ऐसा कहना था N.A. पलखीवाला का। ऐसे में और भी लोग आते हैं, कुछ विदेशी भी आए, जैसे एक नाम है अर्नेस्ट बार्कर। इनका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने इसको की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। क्या कहा? की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इनका कहना था कि अगर आपने संविधान को समझना है तो आप पहले प्रियम्बल पढ़ लीजिए, क्योंकि वो प्रियम्बल, वो प्रस्तावना की नोट है पूरे संविधान की। ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर। दो लोगों के नाम बता चुका हूँ अब तक मैं। इसके बाद आते हैं हमारे B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने इसको कहा कि ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर संविधान शरीर है तो ये उसकी आत्मा है, क्योंकि यही आत्मा से ही तो पूरे शरीर में आपकी ऊर्जा आती है। तो प्रस्तावना क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई है, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही तो पूरे संविधान में आपकी शक्ति आई है, पूरे संविधान में एक तरीके से जान आई है। तो ये आप आत्मा मान लीजिए, सोल मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। अब बात आती है सर ये संविधान हमने लिया कहाँ से? संविधान हमने लिया है, संविधान कह रहा हूँ, ये प्रस्तावना हमने लिया कहाँ से? प्रस्तावना हमने ली है US के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रस्तावना ली, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में अंकित किया। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहले किस कंट्री ने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने। हमने किससे बोरो किया? यूनाइटेड स्टेट्स से। इवन हमने लैंग्वेज तक बोरो की है, जैसे वी द पीपल ऑफ हमने कर दिया इंडिया, इन्होंने कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स। तो वी द पीपल का किस्सा भी रहता है। इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी होंगी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की चर्चाओं में हमने क्या क्या रिवाइज किया या क्या क्या जाना उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया, वो डेट, कब लाया गया ये भी डेट,
13 को संविधान सभा के सामने लाया गया 1946 में 13 दिसंबर, जिसके बाद 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया और इसके बाद संविधान बनाया गया। संविधान कब बन के पूरा तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कितने आर्टिकल 26 तारीख को लागू कर दिए गए थे? 15 आर्टिकल, ये भी हमको पता चल गया। संविधान सभा का ये कौन सा सत्र था? ये 3rd सेशन था। इससे पहले 2 सेशन कब हुए थे? 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को, 2-2 दिन के अंतराल पर 1946 में ही। इनमें क्या किया गया था? इसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। इस दिन कितने लोग आए थे? 211। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद प्रीएम्बल लिया किससे गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही तब्दील किया गया। अच्छा, वेरी गुड। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बदल के जब हमने प्रीएम्बल बनाया तो उस प्रीएम्बल को लेकर कई लोगों ने अलग अलग बातें कही। हाँ, सबसे पहले किसका नाम याद रखना है? N.A. पलखीवाला साहब का। N.A. पलखीवाला साहब ने क्या कहा है? N.A. पलखीवाला साहब ने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा। वेरी गुड, इतना भी याद हो गया हमको। इसके बाद दूसरे व्यक्ति कौन थे? अर्नेस्ट बारकर। इन्होंने क्या कहा? अर्नेस्ट बारकर साहब ने इसको कीनोट कहा। ठीक है, ये भी याद हो गया। इसके बाद कोई और था? हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर थे। B.R. अंबेडकर ने क्या कहा? B.R. अंबेडकर ने इसको कहा कि ये सोल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी बातें हमको याद हो गई एकदम। ये प्रीएम्बल हमने लिया कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स से। केवल प्रीएम्बल ही नहीं लिया बल्कि उसकी लैंग्वेज भी ली। प्रीएम्बल एंड लैंग्वेज बोथ। और सबसे पहला देश भी US है। तो इतनी सारी बातें हमारी याद हो गई, क्लियर हो गई और पूरे दिमाग में बैठ गई। अब हम लोग आते हैं ये प्रीएम्बल को देखते हैं। हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic। यानी कि सबसे पहले हमको शब्द दिखाई दिए S3DR। अब कहोगे सर S3, भाई 3 बार ऐसे ना, SSS, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो SSS को मैंने लिख दिया S3 और DR को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो S3DR। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि JLEF। ठीक है, ये 4 टर्म। ठीक, उसके बाद लास्ट में हमारी अडॉप्शन डेट दी है। अब ऐसे में जब हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने या प्रीएम्बल को समझने, तो हमारे सामने ट्रिक्स होनी ज़रूरी है, उससे चीज़ें ईजिली याद हो जाती है। तो S3DR और JLEF इनको अलग अलग याद रखना। अब देखो, हमारे कंपोनेंट ऑफ प्रीएम्बल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल रखा गया वो बताता है कि हमारा सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। सोर्स इन द सेंस पावर कहाँ से डराइव होती है संविधान की। दूसरा है हमारा नेचर, भारत का नेचर कैसा है, जो आप भारत को बनाना चाहते हो वो कैसा देश होना चाहिए, वो गुलाम होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए या वो ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि भारत के संविधान में लोगों के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, उद्देश्य रखे गए। और लास्ट में आता है डेट ऑफ एडॉप्शन। ये सारी ही बातें जो कंपोनेंट में हैं वो उठाकर प्रीएम्बल में रखे गए, इसीलिए इनको प्रीएम्बल का कंपोनेंट भी कहा गया। क्योंकि प्रीएम्बल अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और डेट ऑफ एडॉप्शन सब दिख जाते हैं। फिर अगर हम लोग कंपोनेंट्स को बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि प्रीएम्बल हमारा इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे? अथॉरिटी है हम भारत के लोग, यानी कि अगर ध्यान दें भारत के लोग ही हैं वो जिनसे ये पार आती है। किसके पास? निर्माताओं के पास। अब देखो निर्माता कहाँ बैठे हैं, संविधान हो या लॉ, कोई भी नियम हो वो बनता है हमारे लेजिस्लेचर में। ठीक है, लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर लोकसभा। अब देखो लोकसभा जब हम बोलते हैं कि वो लेजिस्लेचर है क्योंकि वो लॉ बनाती है, विधि बनाती है। अगर विधि बनाने वाली लेजिस्लेचर या लोकसभा की बात करें तो यहाँ बैठे हुए जितने भी MPs हैं
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको 5 साल के लिए हम ही तो चुन के भेजते हैं, और जब हम वोट देते हैं 5 साल के लिए चुन के जाते हैं। जैसे मोदी जी गए हैं, मोदी जी नियम बना रहे हैं, और अगर आपको नियम पसंद आ रहे हैं तो आप अगली बार मोदी जी को फिर बैठाएंगे, नहीं पसंद आ रहे मोदी जी को हटा के किसी और को बैठाएंगे। लेकिन ये बैठाने की पावर है किसके हाथ में? आपके हमारे हाथ में। जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो वोट देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते तो दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो वोट की चोट हम मार देते हैं किसी ना किसी का, क्योंकि पावर है हमारे पास। तो पूरे जो संविधान में एक बात कही गई कि ये जो सोर्स है ना, ये जो पावर है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे पास ही आती है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान हमने ही बनाकर हम ही को दिया है। क्यों? क्योंकि भाई एक तरीके से हमारे ही तो नुमाइंदे बैठे हैं। अब देखो डिबेट का भी सवाल हो जाता है, वो तो यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए बस इतना जान लो, ठीक है। प्रियम्बल की बात और करें, प्रियम्बल डिक्लेयर करता है भारत को सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसमें से एक बात बता दें, 3 शब्द SDR ये हमेशा से थे, यानी कि 1950 से थे, लेकिन दो SS जो शब्द हैं वो बाद में आए 42वें संशोधन से। जो शुरुआत से थे वो थे सोवरेन, वो था डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये तीनों शब्द शुरुआत 1950 से थे, और सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 42वें संशोधन से जोड़े गए, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। इनके बारे में एक एक शब्द को डिटेल मैं अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, संविधान बनाने वालों ने कहा था कि जो आप भारत को बनाने जा रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, भारत में हर एक के लिए जस्टिस सिक्योर्ड होना चाहिए। जस्टिस कहने का मतलब था उनका सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो। सोशल मतलब सब समाज में बराबर से रह सकें, किसी के साथ किसी तरीके का उत्पीड़न ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस, सबको रोजगार मिले, उसमें किसी के साथ कोई उत्पीड़न ना हो। फिर पॉलिटिकल जस्टिस, वोटिंग का राइट सबको मिले, कोई ये ना हो कि भैया इनको वोट नहीं देने देंगे, उनको नहीं देने देंगे। लिबर्टी मिले सबको, इक्वालिटी मिले सबको। तो एक तरीके से भारत को बहुत कह सकते हो फ्रीडम वाला कंट्री बनाने की बात कही, समानता का अधिकार देने की बात की। और लोगों ने में भी एक बात कही गई, उनसे कहा गया कि आप भी अपने आप को पहले भारतीय समझो, एक ब्रदरहुड की सेंस लाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, तो ये एक सेंस होनी चाहिए। तो इसके लिए फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया गया, ताकि हमारा जो नेशन है ना वो हमेशा यूनाइटेड रहे और इसकी इंटेग्रिटी बनी रहे। और लास्ट में जो प्रियम्बल दर्शाता है वो डेट ऑफ अडॉप्शन है, जो कि 26 नवंबर 1949। अब एक एक वर्ड को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कह रहा है देखो हम ही लोग हैं। तो अल्टीमेट सोवरेनिटी किसकी है? हमारी है। यानी कि हम ही लोग पावर देते हैं हमारे नेता लोगों को कि जाइए लॉ बनाइए, और हम लोग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वाला स्टेट बनाएंगे। ये नहीं कि कल को वापस से ब्रिटिश की क्वीन कहे, फिलहाल ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन पता चले कि अब ब्रिटिश के जो किंग हैं वो कहें कि भारत पर तो हमारा अधिकार है। नहीं, सोवरेनिटी का मतलब हमारा अपना रूल, हमारा अपना अधिकार, कोई हमारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये सबको मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कश्मीर का मुद्दा हमारा आंतरिक मुद्दा है, बाहर वालों को बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बाहरी देश, पावर, कोई भी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बात हमने अपने संविधान में भी लिख रखी है, ये बात हमने अपनी प्रस्तावना में बता रखी है कि भारत एक संप्रभु देश है, एक सोवरेन कंट्री है। क्लियर? इसके बाद जब हम लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं तो ये सोवरेनिटी आई कैसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमें लोगों ने इसको पावर देके सोवरेन बनाया, ठीक है। क्लियर हो गई ये सोवरेनिटी की बात। फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि ये समाजवाद का शब्द है, ये 42वें संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1976। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लगी हुई थी, ये उस समय शब्द आया। ये वर्ड बोला जाता है कि इंस्पायर्ड है USSR से। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री था और बाद में इसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। सोशलिस्ट होते हैं समाजवादी लोग जिनका कहना है कि समाज के हर वर्ग का उत्थान होना चाहिए, और भारतीय संविधान ने शुरुआत से कभी भी ये नहीं कहा कि हम समाज के हर वर्ग का उत्थान करेंगे। बस हमने कभी किसी कैपिटलिस्ट का विरोध नहीं किया, और जहाँ प्योर सोशलिस्ट होते हैं वो कैपिटलिस्ट का विरोध करते हैं। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से ऐसे हैं कि हम कहीं भी कैपिटलिस्ट को पनपने नहीं देंगे, पूंजीवादियों को पनपने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है।
एक जो पॉजिटिव सोशलिस्ट टर्म होता है ना, पॉजिटिव सोशलिस्ट का मतलब होता है कि प्राइवेट हो पब्लिक हो वो दोनों साथ साथ चले। तो हमारे यहाँ जो मिक्स्ड इकोनॉमी का फंडामेंटल लाया गया कि प्राइवेट भी है पब्लिक सेक्टर भी है और वो दोनों ही एक साथ चल रहे हैं ताकि देश में हर तरीके का वर्ग उत्थान पा सके, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए सोशलिस्ट शब्द को भी हमने अपने संविधान में जोड़ा। इसके बाद आता है सेक्युलर। अब भारतीय सेक्युलर जानते हैं कौन सा है? पॉजिटिव सेक्युलर है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नहीं है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कहता है कि हमको रिलीजन से मतलब ही नहीं है, आपको कोई यात्रा पर जाना है वहाँ की गवर्नमेंट आपकी कोई मदद नहीं करेगी। जबकि भारतीय सेक्युलरिज्म क्या कहता है, हम किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेंगे लेकिन सर्वधर्म सद्भाव की भावना रखते हुए हर धर्म का साथ देंगे। यानी कि अगर आपको हज यात्रा पे जाना है तो उसके लिए हज कमेटी हम गठित कराएंगे और आपके लिए हज का पूरा बंदोबस्त करवाएंगे। अगर आपको मानसरोवर की यात्रा पर जाना है उसका बंदोबस्त करवाएंगे। आपको कोई फंक्शंस करना है रिलीजियस, आप परमिशन लीजिए, बेझिझक करिए, आपको सपोर्ट देंगे। कोई यात्रा निकालनी है आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। हर तरीके से आपके लिए पूरी तरीके से हम मदद करेंगे। ऐसा कहना है भारत के संविधान का कि हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर मतलब हम किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानते, लेकिन हम सब ही धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन और सपोर्ट देते हैं। तो ये है भारत का सेक्युलरिज्म। क्लियर? इसको भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में। फिर आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की बात करें तो दो तरीके के लोकतंत्र होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जहां पर बात बात पे लोगों से पूछा जाता है। ये वही किया जा सकता है जहां बहुत छोटी पॉपुलेशन हो, जैसे कि हो गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डेमोक्रेसी चलती है डायरेक्ट वाली। वहाँ पर कोई भी मुद्दा आता है सरकार तुरंत एक प्लेबिसाइट, एक पोलिंग करवा लेती है और लोग वोट कर देते हैं कि ये होगा। लेकिन भारत जैसे देश की बात करें, इतना बड़ा देश, यहाँ पर प्लेबिसाइट तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हमने चुन के भेज दिया कुछ लोगों को, वो हमारे लिए नियम बनाएंगे, तो हमारा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन 5 साल बाद हमको चुनने का वापस मौका मिलेगा। सही नियम बनाए तो ठीक, नहीं बनाए तो भैया तुम हटो, दूसरा आएगा। ठीक है, तो ये है हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके बाद आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब भारत एक गणतंत्र है, मतलब हमारे यहाँ राजा का राज नहीं चलता। अगर हमारे यहाँ अभी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है तो कल को कोई और होगा, ये नहीं है कि उनका लड़का बैठ जाए या उनकी लड़की बैठ जाए। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है सर्वोच्च, यानी कि सबसे टॉप सुप्रीम लीडर, और वो हेरिडिटल नहीं है, वो हटेंगे अपने कार्यकाल के बाद और अगला बंदा आएगा। तो भारत एक गणतंत्र है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हमारे यहाँ जस्टिस की बात सबसे पहले की गई। अच्छा, जस्टिस का जो फंडामेंटल है वो हमने रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूस की क्रांति से लिया। और जस्टिस का रशियन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट हुआ। 1917 से लेकर 1921 तक जब ज़ार रूल चला, निकोलस ज़ार के खिलाफ मूवमेंट चला ज़ार रूल को ख़त्म करने के लिए, तो उस मूवमेंट में जस्टिस की आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से उठाई गई। और भारतीय संविधान में जस्टिस को बराबर से सब तक पहुंचाने के लिए हमने फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार लाए, डीपीएसपी लाया, ताकि राज्यों के भी बताया जा सके कि आपको क्या क्या करना है अपने लोगों के प्रति। और उस तरीके से हमने लोगों को सोशल जस्टिस दिया। सभी लोग समान तरीके से रहते हैं, कहीं भी जाति आधारित भेद नहीं होने देते हैं, कहीं पर लिंग आधारित भेद नहीं होने देते हैं, कहीं पर धर्म आधारित भेद नहीं होने देते हैं। सभी को समान तरीके से रहने का, जीने का अवसर प्रदान करते हैं। उसी तरह रोजगार के मामले में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सके, इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई। पॉलिटिकल जस्टिस, सबको अधिकार रहे वोट करने का या खड़े होने का चुनाव में। ऐसा नहीं कि भाई तुम इस जात के हो तो तुम नहीं खड़े हो सकते, या तुम इस धर्म के हो तो नहीं खड़े हो सकते। सबको समानता दी जाती है। जस्टिस के बाद इक्वालिटी की बात आती है। अच्छा, इक्वालिटी को लेकर एक डिबेट आता है सर, रिजर्वेशन। देखो, भारत ने इक्वालिटी की बात की, लेकिन भारत में जो इक्वालिटी की बात हुई ना, उसमें एक चीज़ आई कि हमारे यहाँ इक्वालिटी का मतलब था कि कोई भी सेक्शन जो हमारे सोसाइटी का, उसको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज ना मिले और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि नियम के आगे सब बराबर है। तो ऐसे में देखा गया, अगर कोई पहले से ज़्यादा उत्थान पे था तो दूसरा कमज़ोर दिख रहा था। ऐसे में इसके उत्थान के लिए हमने इक्विटी का कॉन्सेप्ट अपनाया, ताकि ये तो उत्थान पे था ही, ये थोड़ा बहुत हेल्प से ये भी उत्थान पे आ गया और ये थोड़ी ज़्यादा मदद से ये भी उत्थान पे आ गया। तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमको सबको बराबर लाना है।
यानी कि इक्वलिटी अमंग ऑल सेक्शंस, या कह सकते हो इक्वलिटी ऐसे लाना है कि अगर हमको कोई भी थोड़ा बहुत फेरबदल करके सभी सेक्शंस को एक बराबर करना हो तो हम कर सकें। तो इसीलिए हमने इक्वलिटी के साथ साथ इक्विटी का कॉन्सेप्ट अपनाया। तो रिजर्वेशन को जो लेते हैं ना, इक्वलिटी वहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सभी लोगों को या सभी जातियों को एक धारा पर ला के खड़ा कर दें, फिर सब हट जाता है। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट की बात करें, लिबर्टी का मतलब होता है जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, देखो इक्वालिटी लिबर्टी दोनों का जिक्र फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा था, लेकिन लिबर्टी को हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला वहाँ पर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हुआ। तो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम है लोगों का जो अपनी तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, अपने खुद के पॉलिटिकल व्यूज़ रखना चाहते हैं, अपना बिहेवियर रखना चाहते हैं, किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो लेकिन भारत में लिबर्टी को लेकर एक बात और कही गई कि आपकी लिबर्टी तो अच्छी है, लेकिन आपकी लिबर्टी से किसी और की लिबर्टी आहत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा बहुत अपने यहाँ लिबर्टी को देखते हुए नियम कानून भी बनाए हैं जिससे लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को आहत ना करे। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, हम सब में एक भावना होनी चाहिए भाईचारे की, हमें हर एक को भारतीय की दृष्टि से देखना चाहिए। तो फ्रेटर्निटी की बात रखी गई और इस फ्रेटर्निटी में इंटेग्रिटी शब्द जोड़ा गया। तो यानी कि अगर 42वें संशोधन से पूछा जाए तो क्या क्या जोड़ा गया, तो आप कह सकते हो SSI कौन सा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट सेक्युलर कहाँ जोड़े गए थे, नेचर में। इंटेग्रिटी कहाँ जोड़ा गया, ऑब्जेक्टिव में। क्लियर। अब बात आती है दो ऐसे मसलों की जो बहुत ज़्यादा प्रियम्बल को लेकर चर्चाओं में रहता है। सबसे पहला है बेरूबरी यूनियन केस। बेरूबरी यूनियन केस असल में एक रेफरेंस लिया जा रहा था आर्टिकल 143 को, 143 के सेक्शन 1 को, जिसमें बेरूबरी यूनियन को हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर एक अग्रीमेंट करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ एंक्लेव्स को हम उठाकर ट्रांसफ़र कर रहे थे पाकिस्तान को। और क्योंकि इंडिया कुछ हिस्सा पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर रहा था, तो यहाँ पर भारत की एक बहुत बड़ी मतलब दिक्कत ये थी कि कुछ लॉज थे जो अपोज कर रहे थे इस ट्रांसफ़र को, जिसके ऊपर बेरूबरी यूनियन केस आया 1960 का। और फिर जाकर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि ये जो प्रियम्बल है ये सिर्फ एक की थी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का दिमाग खुल गया, उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद क्या होता है, ये बात तो 1960 में कह दी। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, 1973। यहाँ पर फिर 13 जजेस की बेंच बैठी, पुराना केस उठाए गए जिनको बेरूबरी यूनियन केस में भी देखा गया। तो यहाँ पर फाइनली ये बात आया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो बेरूबरी यूनियन ने कहा था नहीं है, केशवानंद भारती ने कहा है, और 13 जजेस की बेंच आज तक की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जजेस की बेंच हुई, जिसमें 7-6 से फैसला हुआ था, ठीक है। और इसमें फाइनली केशवानंद भारती केस में कहा गया कि ये जो हमारा प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ये सब तो मान लिया गया। एक बात ये कही गई कि इसको आप न्यायिक तौर पर एनफोर्स नहीं करा सकते, प्रियम्बल एनफोर्स नहीं किया जा सकता लॉफुली, ठीक है। तो प्रियम्बल का संशोधन कितनी बार हुआ, 42वें संशोधन से एक बार संशोधन भी कर दिया गया 1976 में। इसी के बाद क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये हो गया कि ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मौके का फ़ायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने 1976 में इसका संशोधन कर दिया था। तो ये पूछा जाता है कि इसका संशोधन कितनी बार हुआ, एक बार, वंस। तो इस बात को क्लियर रखना। क्लियर इज दिस टू ऑल ऑफ यू। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल, इनमें से कौन सा शब्द प्रियम्बल में नहीं है, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये तीनों ही हैं, इंडियन नहीं है, तो आंसर होगा डी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949, सेक्युलर वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976, सोशल, इकोनॉमिक, पोलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है पहला, ये गलत है, क्यों, इम्प्लीमेंटेशन की डेट है 26 जनवरी
1950। अडॉप्शन की डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवरेन इंडिया? सोवरेन इंडिया के केस में क्या करेक्ट नहीं है? India is not dependent on any country. India is not a colony of any other country. India can give any part of a country to any country. India is obliged to have the union in its internal matter. सोवरेन का मतलब संप्रभु, कोई भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो कैसे भैया यूएन कर लेगा? यूएन को अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सोवरेनिटी के हिसाब से हमारी। के मुंशी को किस कमिटी से रिलेट किया जाता है? ये भी एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर प्रियम्बल दिया हुआ है तो सभी सीधा सा मार देंगे प्रियम्बल। विच ईयर बेरुबरी यूनियन केस इज रिलेटेड? सो बेरुबरी यूनियन केस 1960। इजी क्वेश्चन, अभी बताया। सेक्युलर का मतलब क्या है? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल इंपॉर्टेंस टू आर रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटी, वन रिलीजन इज प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट। कहा गया सभी रिलीजन बराबर है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी? सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यही तो है सोशल इक्वालिटी। Who among the constitution said that the preamble, who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? Keynote किसने बोला था? अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था keynote। फिर कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन द बेरुबरी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहाँ पर तो दो स्टेटमेंट ट्रू आ रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेरुबरी यूनियन में कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, केशवानंद में कहा था कि प्रियम्बल पार्ट है। तो सच पूछो तो अगर मेरे से कोई कहेगा यहाँ पर नॉट ट्रू होना चाहिए था क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट, और ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नाउ द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, तो वो तो हमने अमेरिका से लिए। सो फाइनली हमने हिस्ट्री पढ़ी, कंपोनेंट्स पढ़े, कीवर्ड्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े, एमसीक्यू किया और रिवीजन किया। मुझे लगता है कि प्रियम्बल आपका पूरा तैयार हो गया होगा और आप सारे आंसर्स कर लोगे इजीली। एक एक पॉइंटर, एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो ऐसे ही सेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई एम ऑलवेज फॉर यू ओवर देयर। ऑलराइट, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।